हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात, इस चैप्टर के हम कुछ वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है बुकानन का विवरण। फ्रांसिस बुकानन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। आज हम फ्रांसिस बुकानन के विवरण को पढ़ेंगे। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। यानी कि फ्रांसिस बुकानन की जो रिपोर्ट, उसने जो विवरण दिया है, आज हम उन्हें अपनी जानकारी का आधार मानते तो हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे जो था वे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, और जाहिर सी बात है कि वे उसी कंपनी के पक्ष में लिखेगा। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। फ्रांसिस बुकानन जो यात्रा करता था, वे भूदृश्यों से प्यार और अज्ञात की खोज से ही नहीं, बल्कि उसकी यात्राएं जो थी कंपनी की ओर से आयोजित की जाती थी। वे नक्शा नवीसों जो नक्शा बनाते हैं, सर्वेक्षकों जो सर्वेक्षण करते हैं, इलाकों का पालकी उठाने वालों और कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। वे इतनी सारी टीम के साथ यात्रा करता था, जाहिर सी बात है उसका खर्च कौन उठाएगा। तो उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी बुकानन की यात्राओं का खर्चा इसलिए उठाया करती थी क्योंकि बुकानन जो सूचनाएं इकट्ठा करता था, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी को आवश्यकता होती थी। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। यानी कि बुकानन से उसे पता होता था, बुकानन को, कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में हो। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता। बुकानन अपनी यात्रा के दौरान जब भी किसी गांव में जाता था तो वह एक बड़े दल के साथ यात्रा करता था, इसलिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपनी व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वे उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता मजबूत हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन प्राकृतिक साधनों की खोज की जिसका वे दुरुपयोग, यानी कि उपयोग करके, अपने मनचाहे तरीके से उपयोग करके लाभ उठा सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की। उसने किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने भूवैज्ञानिकों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेषण शक्ति का धनी बुकानन ऐसी ही एक व्यक्ति था। बुकानन जो था वह ऐसा ही एक व्यक्ति था जो इन सूचनाओं की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्राप्त कर सकता था। असाधारण प्रेषण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। बुकानन अपनी यात्राओं के दौरान जिस भी इलाके में गया वहाँ बुकानन ने चट्टानों और पत्थरों की देखा, वहाँ की भूमि की परतों को ध्यानपूर्वक उनका सर्वेक्षण किया। मूल्यवान उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। जो वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थर और खनिज होते हैं उनकी खोजने की भी बुकानन ने कोशिश की। उसने लौह खनिज और अभ्रक, जिसे अब अभ्रक कहा जाता है, ग्रेनाइट और साल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया था। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जो नमक बनाना और कच्चे लोहे को निकालने की जो स्थानीय पद्धतियां हैं, उसका भी बुकानन ने सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा है और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता था। यानी बुकानन जिस भी जगह को देखता, उसका सर्वेक्षण करता, वह उसके बारे में यह भी बताया करता था कि उस जगह को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल खेती के लिए कैसे प्रयोग करने के लिए बना सकते हैं उसे,
आगे फैक्ट्रियाँ स्थापित करने, कुछ भी करने के लिए बुकानन उसका भी अपने विवरणों में लिखा करता था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा देहात में विद्रोह। बम्बई दक्कन, देहात यानी गांव, गांव में विद्रोह। बम्बई दक्कन के बारे में हम पढ़ेंगे। मुंबई में जो महाराष्ट्र में दक्कन, उसके बारे में आज आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया और संताल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा था। आइए अब पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन में देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कि जब परिवर्तन हो रहे हैं तो वहाँ जो किसान विद्रोह है उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जिससे कि वहाँ परिवर्तन किस प्रकार हो रहे हैं, उससे लोगों को कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उन सब का पता लगाया जा सके। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोपमाद दिखलाते हैं। वे जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराज़गी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगते हैं तो हमें उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे विद्रोहों के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के पदाधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि वे उसे जानबूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों की भी जांच करते हैं। यानी कि राज्य के जो पदाधिकारी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वे हर विद्रोह को दबाएं, वे विद्रोह को टालने, विद्रोह के कारण क्या हैं, किस लिए वे विद्रोह किया जा रहा है, उनके कारण जान के उसे शांत करने की भी कोशिश करते हैं। लेखा भैया जला दी गई, यह आंदोलन पूना जो है आज महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र में आता है पूना। यह आंदोलन पूना, आधुनिक पुणे, पहले इसे पूना कहा जाता था, आज पुणे के नाम से जाना जाता है। पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ। आंदोलन जो है ये पूना जिले था, उसका एक बड़े गांव में सूपा में शुरू हुआ। सूपा एक विपणन केंद्र यानी मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। सूपा जो गांव है वह एक विपणन केंद्र था, यहाँ अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को तारीख दे रखी है कि 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत यानी किसान, मैंने बताया था कि रैयत जो है अंग्रेजों के विवरणों में किसानों को कहा गया है। 12 मई 1875 को आसपास के सारे गांवों के किसान इकट्ठा हुए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खाते और ऋण संबंधों की मांग की। जो साहूकार होते थे वे बही खाते और ऋण बंधों की मांग करने लगे। किसान उनसे, साहूकारों से, और उन पर मांग करते हुए हमला बोल दिया। साहूकारों पर किसानों ने हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। किसानों ने जो बही खाते साहूकारों से प्राप्त किए उसे जला दिया, अनाज की दुकानों को लूट लिया और कुछ साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। पूना से ये विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। जब पूना के एक बड़े गांव सूपा में ये विद्रोह शुरू हुआ तो वहाँ से ये विद्रोह की लपटें, मतलब ये विद्रोह अहमदनगर तक पहुँच गया। फिर अगले 2 महीने में यहाँ और भी आग फैल गई। आग का मतलब वैसे आग नहीं कि आग लग गई, इसका मतलब है कि यह विद्रोह फैलता गया धीरे धीरे और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। यानी कि 6500 वर्ग किलोमीटर के दायरे के अंदर यह विद्रोह फैल चुका था। 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए। इस विद्रोह के चलते 30 से अधिक गांव इस विद्रोह के संलग्न हुए जो प्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान नहीं था, यानी कि विद्रोह कहीं कम था, कहीं ज़्यादा था, तो हर कहीं विद्रोह का जो स्वरूप था वह एक सा नहीं था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋणबंध नष्ट कर दिए गए। किसानों ने हमला करके साहूकारों पर जो बही खाते और ऋणबंध थे उन्हें जला दिया गया और साहूकारों को हमला करा गया। जल्द से किसानों के हमलों से घबराकर जब किसान हमला करने लगे तो उनसे घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए।
अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं छोड़ गए। मतलब कि जब किसानों ने हमला करा तो साहूकार डर के मारे भाग गए और जितनी संपत्ति वे अपने साथ धन दौलत ले आ सकते थे ले गए, और बाकी जैसे मकान और बड़ी बड़ी संपत्तियां वे वहीं छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया। 1857 में जो क्रांति हुई थी और ये विद्रोह जो हुआ पुणे का, ये 1875 में हुआ। तो ब्रिटिश अधिकारियों के सामने फिर से वही बात आ गई कि ये विद्रोह 1857 की तरह ही न बढ़ जाए। विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जिन किसानों ने विद्रोह किया उन किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुला ली गईं। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया। जो ये विद्रोह में संलग्नित थे उसमें से 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत से व्यक्तियों को दंडित भी किया गया। लेकिन देहात पर काबू पाने में कई महीने लग गए। देहात पर काबू करने में ब्रिटिश अधिकारियों को कई महीने लग गए। ये टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। और अब हम साहूकार के बारे में जानते हैं कि साहूकार कौन होते हैं। जैसे कि इसमें बार बार आ रहा है साहूकार गांव छोड़कर भाग गए, साहूकारों पर हमला हुआ। तो साहूकार ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसे उधार देता था और साथ ही व्यापार करता था। जैसे कि किसानों पर पैसे नहीं, उन्हें फसल उपजानी, तो वे साहूकार के पास जाकर उससे उधार ब्याज पर लेते थे। तो जिससे कि साहूकार उन पर ब्याज की प्रतिशत बढ़ाकर और अधिक पैसे लेता था, उनका दमन करते थे। तो जब किसान साहूकारों से परेशान हो गए तो उन्होंने साहूकारों पर हमला कर दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।